आगे है क्यों मतलब अभी हम वो बता रहे थे भी एपिथेलियम, मतलब 4 तरह का है, 3 तरह का, मतलब स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार। अभी मैंने बताया था ये जो स्क्वैमस है वो फ्लैट है, जो क्यूबॉइडल है वो क्यूब लाइक, और कोलुमिनार कॉलम पिलर लाइक। अभी सभी का अपना अपना फंक्शन होता है। अभी जो फ्लैट है ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करता है ये सेल्स की। और क्यूबॉइडल है वो सिक्रीशन और प्रोटेक्शन दोनों का। जो पिलर लाइक है ये भी मतलब कॉलुमिनार सेल्स में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, वो हम आगे बताऊंगे, पहले ये दोनों खत्म कर देते हैं। अभी जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, कहाँ कहाँ हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है? जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसे इसोफेगस। इसोफेगस मतलब फूड पाइप अपने। अभी जो फूड हम खाते हैं वो पाइप के साथ जाएगा ना, तो वहां पे हमें म्यूकस थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो पाइप ऐसे तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होंगे। और जैसे माउथ में बक्कल कैविटी बोल देते हैं, माउथ में, ठीक है। फिर एल्वियोलाई, क्योंकि देखो ये फ्लैट है, मतलब बिल्कुल पतले से हैं, तो इसमें से एक्सचेंज भी जल्दी होगा एज कम्पेयर टू क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार। तो ये एल्वेलाइज में प्रेजेंट होते हैं। एल्वेलाई क्या होता है? आपका लंग है, ठीक है, ये ट्रेकिया है, एंड वो ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, ये लंग है आपका। ये छोटे छोटे आगे डिवाइड हो ही जा रहे हो ही जा रहे हैं, तो एट द एंड वो एक छोटे छोटे एल्वेलाइज में होती है। आपकी एयर आई ऐसे पास हो रही है एयर, और वो एल्वेलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाएगी, मतलब एल्वेलाई से एक्सचेंज होएगी एयर। मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उधर जाएगी, ऑक्सीजन इधर आएगी। तो इसके लिए हमें बहुत थिन मेम्ब्रेन चाहिए ताकि एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे इसीलिए ये वाली स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अभी जो आपका क्यूबॉइडल है वो कहाँ है? मैंने बोला सिक्रीशंस, सिक्रीशंस करते हैं ये वाले सेल्स। तो जहां जहां में सिक्रीशंस की जरूरत है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है? अपने बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियास, जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है। इससे वो पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वहां से भी सिक्रीशन हो रही है, तो वहां पे भी चाहिए हमें। और थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स हैं उसमें होती है। और जो अभी कॉलुमिनार सेल्स क्या है? इसमें काफी मॉडिफिकेशंस हैं कॉलुमिनार सेल्स में। जैसे नॉर्मल वाले कॉलुमिनार सेल्स ऐसे होते हैं, बेस पे न्यूक्लियस होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही होते हैं सभी सेल्स, ठीक है। तो इसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या होंगी? एक तो या फिर इसके सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे, या फिर माइक्रोविलाई आ जाएंगे, या ग्लैंड्स, ठीक है। अगर सीलिया क्या होता है, मतलब सीलिया अगर प्रेजेंट होंगे तो ऐसे वाला हो जाएगा,
सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी ये वाले कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सीलिया वाले? ये होंगे आपके जहाँ पे आपको मूवमेंट चाहिए, जैसे स्पर्म का मूवमेंट चाहिए ताकि वो बाहर बाहर आ सके, ठीक है, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट में होगा, स्पर्म डक्ट कह लो, ठीक है। किडनी में होगा, पीसीटी ऑफ किडनी में, या फिर नेजल पैसेज में होगा। नेसल पैसेज, नेसल पैसेज मतलब जो आपका ये वाला ट्रेकिया वाला पैसेज है, जहां से आपकी एयर जाती है, वहां पे क्यों होगा? अभी कुछ भी आप एयर के साथ पोलन ग्रेन्स वगैरह आते हैं तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा, वो सीलिया की मूवमेंट उसको अपवर्ड पुश करेगी, जैसे ये यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। कोई भी पोलन ग्रेन आया तो इसको ये नीचे नहीं आएगा, इसको ऊपर पुश करेगा ताकि ये लंग्स में जाके इन्फेक्शन ना कॉज करे। तो ये प्रोटेक्शन का काम ऐसे मतलब कोलुमिनार सेल्स ने किया। और स्पर्म का मूवमेंट के लिए तो मतलब जहाँ पे भी हमें मूवमेंट की जरूरत है वहां पे ये सेल ये वाले सीलियास प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल पे भी होगा, वो क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन भी है और कोलुमिनार की भी है। अभी जो माइक्रोविलाई के प्रेजेंस से क्या होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। ये ऐसे हो गया ना सेल, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली जो माइक्रोविलाइज हैं वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। और थर्ड मॉडिफिकेशन क्या थी, ग्लैंड्स। वो तो मैंने बताया ही था भी अगर ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन मतलब वो ये सिक्रीशन का काम करते तो अगर ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी तो ही सिक्रीशंस होंगी। तो वो बेसिकली कॉलुमिनार और क्यूबाइडल दोनों में होती है वाली मॉडिफिकेशन, ऐसे करके मतलब यहाँ पे मटेरियल है ये ऐसे इजैकुलेट हो रहा है बाहर को, सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीशंस हो रही है। तो ये 3 मॉडिफिकेशंस थी, ठीक है। अभी ये तो सिंपल यूनी लेयर्ड है, एक लेयर है, तो ऐसे मल्टी लेयर्ड भी होती है, ठीक है, उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। इसमें बहुत सारी, जैसे इसमें तो एक ही लेयर थी बेसमेंट के ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पहले तो कॉलुमिनार होगी, कॉलुमिनार या क्यूबॉइडल कोई भी लेयर होगी इनमें से, एक दो लेयर जिसकी होंगी इसको हम बेसल लेयर बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर पॉलीहेड्रल या फिर कोई भी ऐसे पॉलीगोनल शेप कोई भी ऐसे होगी, मतलब सारे टाइटली पैक्ड होंगे क्योंकि ये इनमें जो इंटर सेलुलर स्पेसिस है वो बहुत कम होती हैं, तो सारे टाइटली पैक होंगे। तो ये है इंटरमीडिएट लेयर। फिर इसके ऊपर एक दो लेयर्स होंगी उसकी, स्क्वैमस की या फिर क्यूबॉइडल जिसका भी है। अगर ये इसके ऊपर स्क्वैमस लेयर मतलब फ्लैट सेल्स प्रेजेंट हुए तो इसको हम स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड बोल देंगे। अगर इसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हुए तो इसको क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड। मतलब वो डिपेंड करता है भी कौन सी ये दो लेयर्स कौन सी हैं, तो वो वाली लेयर बन जाती है। ये कहाँ पे, ये अभी देखो ये थिक लेयर बन गई क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, तो ये थिक लेयर है। तो ये क्या करे, प्रिवेंट करता है वियर एंड टीयर। अभी मतलब ये भी क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। जो भी ये ऑर्गन पे होगा,
ये कहाँ कहाँ होता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे, अपनी अपनी ये जो स्किन है इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर है तो मतलब प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं आप, वो जर्म्स, इंसेक्ट्स वगैरह, जर्म्स वगैरह नहीं जा सकते अंदर, इन्वेड नहीं कर सकते अंदर, ठीक है। और इसको ड्राई होने से रोक रहा है, जो अंदर वाली सिक्रीशन है उसको बाहर आने से रोकता है। तो मतलब हर तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है। और ऐसे अगर खरोच वगैरह लग जाती है तो ऐसे नहीं है अभी वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा, अभी आपका इंटरनल टिश्यू एक्सपोज हो रहा है, फिर से रीजनरेट करेगा क्योंकि इसकी फास्ट रीजनरेशन पावर है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम है, क्योंकि थिक लेयर हो गई। और कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन करता है, वही बक्कल कैविटी, एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है, फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड, मतलब फूड एंड एयर। जैसे ये आई विंड पाइप, ठीक है, इसके आगे पीछे है फूड पाइप। तो जो ये वाला कॉमन पैसेज है, मतलब जहाँ पे फूड और विंड दोनों आ सकते हैं, तो ये वाले कॉमन पैसेज को फेरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन चाहिए वहां वहां प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो स्क्वेमस है ये दो तरह के होते हैं, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। इसका क्या मतलब है, कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड। इसका मतलब कैरेटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो कैरेटिनाइज्ड, अगर वो एब्सेंट है तो नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। ये कैरेटिन और हमें प्रोटेक्शन देता है। ये मतलब बेसिकली इसका फंक्शन प्रोटेक्शन ही है एपिथेलियल का। अभी अब नेक्स्ट है, मतलब एपिथेलियल में तो नहीं कोई डाउट है अभी? हेलो, एपिथेलियल क्लियर हो गया? मल्टीन्यूक्लियस एपिथेलियल को कहते हैं। है हेलो, ना समझ नहीं आया मुझे, डाउट। हेलो, हाँ, स्ट्रेटिफाइड की डेफिनेशन,
मैं सारा कुछ ब्रीफ में बताती हूँ, रुको। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो टिश्यूज है, जो अपने जो सेल्स है वो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। जो सेल्स है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। डिसिमिलर क्या मैंने एग्जांपल दिया था, कनेक्टिव टिश्यू भी। कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये वाले सेल्स प्रेजेंट है। और मैंने फिर कहा था मतलब जो टिश्यूज हैं ये मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन सभी मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फिर जो एनिमल टिश्यू है वो 4 तरह का है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल क्या है, वन और मोर लेयर्स ऑफ द सेल्स कवर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी और लाइन द कैविटीज। मतलब जो कैविटीज को लाइन करे, जो बेसिकली सेल स्ट्रक्चर, जो अपने ऑर्गन सिस्टम्स के जो आउटर कवरिंग बनाता है वो एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है। फिर इसका देख अभी ये बाहर वाली बना रहा है तो प्रोटेक्शन हुआ फंक्शन। एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है। मतलब फिर इसके जो जनरल फीचर्स थे एपिथेलियम सेल्स के वो थे भी, ये क्लोजली पैक्ड होता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस सेल जंक्शंस की वजह से होती है। टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। इंटरडिजिटेशन, ये 4 जंक्शंस होते हैं ना प्रेजेंट उसमें, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। तो उसकी वजह से इंटरसेलुलर जंक्शंस की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है। तो हाँ। और ये एक और बात, ये ए वेस्कुलर और नर्व्स इसमें एब्सेंट होती है। ये ए ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होती है, ए वेस्कुलर ए इसीलिए ए वेस्कुलर है, और नर्व्स भी एब्सेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों एब्सेंट होते हैं इस एपिथेलियम में। इसीलिए ये एपिथेलियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करते हैं। और जो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, डिफ्यूजन की वजह से। अभी ये ब्लड वेसल्स के ऊपर ग्रो किया एपिथेलियम सेल, इससे डिफ्यूज होके मिलेगा इसको। मतलब ये वेस्ट मेटाबोलाइट ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज कर देगा और ऑक्सीजन वगैरह ब्लड वेसल से सेल्स में होगा। तो और फिर मैंने बोला था एपिथेलियम है जो 4, उसके यूनिलेयर्ड और मल्टीलेयर्ड 2 तरह के होते हैं। और जो यूनिलेयर में फ्लैट सेल्स भी हो सकती है उसकी, या फिर हाइट और विड्थ दोनों सेम, या फिर हाइट ज्यादा विड्थ कम। अगर फ्लैट सेल है तो स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर दोनों सेम है तो क्यूबॉइडल, अगर हाइट ज्यादा है तो कॉलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये फिर मैंने कहा था भी थिन, फ्लैट और इरेगुलर सेल्स होंगे, ये वाले जो फ्लैट सेल्स होंगे, और ये टाइल लाइक इनका अपीयरेंस होगा, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं जैसे फुटपाथ की टाइल्स होती हैं। तो इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, ड्यू टू टाइल लाइक अपीयरेंस। और ये वो वाली जगह पे होंगे जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर एक्सचेंज चाहिए गैसेस, जैसे गैसेस का एक्सचेंज, जैसे एल्वेलाई में है ना। प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए, ब्लड वेसल्स पे, और माउथ पे, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस पे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स, ये वहां होंगे जहाँ पे हमें सिक्रीशंस चाहिए, जैसे लाइंस ऑफ सेलाइवरी डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो अरे अपने ग्लैंड्स हैं वहां पे। और जो कॉलुमिनर है इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे सीलिया की प्रेजेंस होगी, सीलिया होगा, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट हुआ तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर वो ग्लैंडुलर हुआ तो मतलब ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन हुई तो ग्लैंड्स में होगी, ये सिक्रीशन को प्रमोट कर रहा है। जो अगर सीलिया प्रेजेंट हुआ तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे सीलिएटेड वाले, जैसे स्पर्म डक्ट हो गई या फिर ट्रेकिया हो गई, जहाँ पे मूवमेंट चाहिए हमें।
इसोफेगस मतलब फूड पाइप। इसोफेगस फूड पाइप होती है। तो हाँ, अगर ये बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है, नहीं नहीं, उसमें इसोफेगस में सीलिएटेड नहीं होते, वो ट्रेकिया में होते हैं, पैसेज ट्रेकिया में होता है। इसोफेगस में तो वो प्रोटेक्शन के लिए स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेकिया में प्रेजेंट हो गए, विंड पाइप में प्रेजेंट होती है, सॉरी अगर मैंने इसोफेगस बोल दिया हो तो। ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है कॉलुमिनार एपिथेलियम सिलिएटेड वाले, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ना आ पाए एयर के थ्रू अंदर, ताकि अगर पोलन ग्रेन्स वगैरह मान लो आ गए अंदर, तो अपने अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी, लंग का इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया वगैरह जो बाकी डिजीज है लंग की वो हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीलिया वहां पे मोटिलिटी होती है सेल्स की, वो ऊपर ऊपर को पुश कर देते हैं। जैसे ये ट्रेकिया है, ये कॉलुमिनार सेल्स हैं, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट है। तो मान लो कोई भी आया पोलन ग्रेन या फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा ताकि वो नीचे ना आ सके, लंग्स की तरफ ना आ सके, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये और आपकी जो मल्टी लेयर्ड है, मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, बेसल लेयर, इंटरमीडिएट, देन ऊपर अगर स्क्वैमस है तो स्क्वैमस लेयर, अगर वो है तो क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल लेयर। तो जो मल्टी लेयर्ड है वो ही तुम्हारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम ही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन पूछा था किसी ने, तो मतलब दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, जिसमें एक बेसल लेयर होगी वो कॉलुमिनार की होगी, फिर इंटरमीडिएट लेयर होगी, 3 to 4 लेयर्स इसकी होंगी, जो इंटरमीडिएट लेयर्स वो पॉलीगनल होंगी, और फिर ऊपर एक 1 to 2 लेयर्स या स्क्वैमस की होगी या क्यूबॉइडल की होगी। 9th तक तो स्क्वैमस ही है। फिर ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर आता है आपका मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियम में अभी तो नहीं कोई डाउट है? नो मैम। तो अभी आता है आपका मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है, ये इस जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल से बना है। मसल सेल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पे छोटे हो जाते हैं, शॉर्टर, और रिलैक्सेशन पे बड़े। रिलैक्सेशन पे मतलब बेसिकली आपका मान लो ये सेल है, जैसे ये स्मूथ मसल्स का सेल है, ये कॉन्ट्रैक्शन पे ऐसे हो जाएगा, रिलैक्सेशन पे बड़ा हो जाएगा। Komal, हम्म can you rotate the screen? Yeah, thanks. हम्म ठीक है। तो जो भी मूवमेंट्स हैं, बॉडी के मूवमेंट्स, वो मसल्स करवाती हैं, ठीक है। वो भी जैसे कौन कौन से मूवमेंट्स, एक तो आपकी लोकोमोशन, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना मसल का, जैसे हैंड का मूवमेंट या लेग्स का मूवमेंट है, या फिर आपके जो इंटरनली जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, कौन सी, जैसे पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, जो आपकी इसोफेगस है, जैसे
इसोफेगस नहीं, मतलब जीआईटी का पूरा ट्रैक है, जीआई का मतलब इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये सारा आपका जो इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स चलती हैं खुद, ताकि फूड अब पास होता रहे, नीचे जाता है। तो ये वाले मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स कौन करवाता है? मस्कुलर टिश्यू करवाता है। कार्डियक कार्डियक टिश्यू है जो, मतलब कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, वो आपके हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। वो पंपिंग में हेल्प करता है। जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 तरह के हैं। तीन तरह के हैं, स्ट्रेटिफाइड, सॉरी, स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल। ठीक है, अनस्ट्रेटेड, स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक। जो इसमें से जो ये दोनों है, स्ट्रेटेड नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेड मसल क्या है? ये वॉलंटरी मसल है। और जो अनस्ट्रेटेड और कार्डियक है, ये नॉन वॉलंटरी मसल्स है। वॉलंटरी का क्या मतलब है? अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, मतलब क्या, अभी अगर आपने हाथ उठाना है तो आप हाथ उठाओगे, मतलब ये आपकी मर्जी है, आपने उठाना है नहीं उठाना। तो अब आप अपनी मर्जी, मतलब मर्जी के अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी है। अभी आप कार्डियक ऐसे तो नहीं है ना, भी हार्ट के पंपेशन को रोक दोगे, हार्ट के मूवमेंट को, या फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन को रोक दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो नॉन वॉलंटरी है, वो अपने आप खुद अपनी बॉडी कर रही है। अगर वो रुक जाएगा तो पंप नहीं होगा, तो ब्लड दूसरे ऑर्गन्स को नहीं पहुंचेगा, टिश्यूज को नहीं पहुंचेगा, या फिर पेरिस्टालसिस अगर रुक गया तो फूड में ही रुक जाएगा। तो ये नॉन वॉलंटरी मूवमेंट्स है, ये बॉडी खुद करती है। जैसे भी हम स्ट्रेटेड को देखते हैं, स्ट्रेटेड एपिथेलियम, सॉरी, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड मसल्स। इसको स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रायास प्रेजेंट है। स्ट्रायास मतलब ये इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, एक रेगुलर डार्क और लाइट बैंड। ये डार्क और लाइट बैंड कैसे बनते हैं, ये अभी मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। जैसे अभी आपकी ये मसल है, ये मसल लगा लो, इसका हम छोटा सा पार्ट के रूप में मिला, की फॉर्म में मिला। ये मसल बंडल्स है। अभी अगर हम एक मसल बंडल लेते हैं, तो इसमें ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं। और इसकी वजह, और जो इसका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे होते हैं। और ये एक मसल बंडल हो गया, मतलब एक मसल बंडल से एक मसल फाइबर हो गया। अभी इस मसल फाइबर में भी बहुत सारे वो होते हैं, मायोफाइब्रिल्स जिसको बोलते हैं। जो मायोफाइब्रिल्स की आउटर लेयर है, उसको सार्क, मतलब इसकी मसल बंडल की जो आउटर लेयर है, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। लेमा मेम्ब्रेन होगी आउटर, और सार्को मतलब मसल, मसल की आउटर मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा।
जो भी मायोफाइब्रिल्स है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी मतलब आपको पता लगेगा डार्क और लाइट बैंड्स कैसे होते हैं। डार्क बैंड आपका ए बैंड होता है और लाइट बैंड आई बैंड होगा। ये ए मतलब ए बैंड, ये आई बैंड, ये ऑल्टरनेट होते हैं। ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड ऐसे। तो इसीलिए स्ट्राइएशंस बन गई, स्ट्राइएशंस बन गई, स्ट्राइएशन। तो इसीलिए स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। अभी जो ए बैंड है इसमें बीच में एक एम 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 बैंड होगा, ठीक है। एच जोन होता है। मतलब ये तो बहुत डिटेल हो गई, बहुत ज्यादा डिटेल वही नहीं। फिर ये जो एम मतलब ये ए बैंड का मिड पॉइंट एम बैंड है, वैसे ही आई बैंड का मिड पॉइंट जेड बैंड है, ठीक है। ऐसी जेड बैंड जो दो जेड बैंड के बीच का वो है स्ट्रक्चर, इसको हम वो बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इसका फंक्शनल यूनिट है। मतलब मेरे बेसिकली यही बताने का वो मोटिव था। ये सारे बैंड्स, ए बैंड आई बैंड, ये तुम्हारा ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। जो डार्क बैंड का मिड हो गया वो एम बैंड, आई बैंड का मिड जेड बैंड। जो दो जेड बैंड के बीच का वो है स्ट्रक्चर है, इसको हम सार्कोमियर बोलेंगे। और यही फंक्शनल यूनिट है, यही बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। सार्कोमियर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पास पास आएगी तो मसल का साइज छोटा हो जाएगा, रिलैक्स करेगी तो दूर 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 जाएगी और मसल का साइज मतलब मसल लंबी हो जाएगी, मतलब रिलैक्स्ड हो जाएगी। तो ये फंक्शनल यूनिट है। जैसे अपनी बॉडी का फंक्शनल यूनिट सेल है, मसल का फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर है। और ये अब ये थी स्ट्राइटेड मसल। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? जहां जहाँ पे वॉलंटरी एक्शन कर सकते हो आप। सोचो कहाँ कहाँ कर सकते हो वॉलंटरी एक्शन, कहाँ कर सकते हो वॉलंटरी एक्शन? लेग को हैंड। हाँ ठीक है, टंग्स पे, लिम्स। ये जो आपने आर्म और वो बोला, वो लिम्स हो गए आपके, अपर लिम लोअर लिम। अपर लिम मतलब आर्म, लोअर लिम लेग्स, ठीक है। टंग, अब आप अपनी टंग पे कंट्रोल तो कर सकते हो ना, अगर बोलना है तो बोलोगे, नहीं बोलना नहीं बोलोगे। ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस, हम एक पॉइंट पे अपना खाना रोक सकते हैं, पर अगर एक पॉइंट के बाद अपना खाना चला गया फिर नहीं रुकता, फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट पे के थ्रू चला जाता है। तो जहां जहां हम अपने वॉलंटरी एक्शंस है वहां वहां ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगे। अभी आती है सेकंड, स्मूथ मसल्स। ये अनस्ट्राइटेड मसल्स है। ईसोफेगस के फंक्शन में हम उसे वॉलंटरी एक्शन कहेंगे या इनवॉलंटरी? नहीं, उसके बिल्कुल बिगनिंग है ना, जो बिगनिंग स्टार्टिंग फूड पाइप की, वहां वहां पे भी स्ट्राइटेड मसल होगी। जो बाकी के ईसोफेगस है, मान लो ये है ईसोफेगस आपकी, ठीक है, ये खाना खाया, तो इतना का पार्ट स्केलेटल होगा, बाकी सारा स्मूथ मसल है, ठीक है। बाकी ओके मैम। चलती है तो फूड अपने आप नीचे जाता रहता है, नीचे पास होता रहेगा। ठीक है। ओके बिल्कुल मैम। स्टार्टिंग तक रोक सकते हैं ना, फेरिंग्स तक रोक सकते हैं, मतलब कहाँ तक रोक, आप खुद ही सोचो, इमेजिन करो कहाँ तक आप फूड को रोक सकते हो भी, आप रिगर्जिटेट मतलब बाहर निकाल सकते हो भी, नहीं अंदर जाए, तो वहां तक स्केलेटल मसल है। ओके मैम। उसके बाद स्मूथ मसल्स है।
जो स्मूथ मसल्स है वो अनस्ट्राइटेड है और इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। अनस्ट्राइटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइप्स नहीं है, वो डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है, तो इसलिए स्ट्राया नहीं है, तो अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। इन जो वो पहले वाली जो स्ट्राइटेड मसल्स थी वो लॉन्ग, नैरो और सिलेंड्रिकल थी, मतलब सिलेंड्रिकल बनाई थी, और जो ये स्मूथ मसल्स हैं ये पॉइंटेड है। ठीक है, ये पॉइंटेड मसल्स होते हैं। ये भी वैसे मायोफाइब्रिल्स की ही बनी होते हैं, बट इसके मायोफाइब्रिल उससे अलग होता है स्ट्राइटेड मसल्स वाले से, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और इसके जो आउटर कवरिंग है वही सार्कोलेमा। लेमा मतलब कवरिंग, सार्को मतलब आउट मसल, मसल का आउटर कवरिंग। ठीक है, अभी ये कहाँ कहाँ होगी, वो मैंने बताया था ना, हॉलो जो हार्ट को छोड़ के सारे ऑर्गन्स पे होगी, क्योंकि हार्ट पे स्पेशल मसल होते हैं कार्डियक मसल, उसको छोड़ के सभी जगह होगी ये स्मूथ मसल्स। जैसे विसरल ऑर्गन्स यूज कहते हैं उसको, लंग्स हो गए, सारे सारे बस एक्सेप्ट हार्ट, मतलब लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी लंग्स पे, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, हर ऑर्गन पे होगी ये। और ब्लड वेसल्स पे भी होती हैं। ब्लड वेसल्स की जैसे आउटर लाइनिंग तो एंडोथीलियम हो गई, जो मैंने बताया था, वो स्क्वेमस सेल्स आपके बनाती है। जो उसके और है, जो उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ब्लड वेसल्स की, वो स्मूथ मसल्स करते हैं, उसके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके कॉन्ट्रैक्शन है। ये तो आउटर लाइनिंग है, उसके अंदर है जो स्मूथ मसल्स हो गए। इसका स्मूथ मसल्स का मतलब फंक्शन क्या हुआ, वही पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, और और मतलब पूरे ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी सिक्रीशंस को बाहर निकालना, जैसे या फिर उसका जैसे फूड की मूवमेंट करना जीआई में है, या फिर उसमें जैसे यूरिनरी जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें यूरिन की मूवमेंट, तो ये मसल्स का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। तो बेसिकली इसका कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर चीज की मूवमेंट होती है। अभी आपका नेक्स्ट है कार्डियक। कार्डियक मसल ये सिर्फ आपके हार्ट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो ये भी इनवॉलंटरी है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस पे भी, आप हाँ अभी तो रुक जा हार्ट ऐसे करके हम कह देंगे इसको, नहीं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं इसकी। ये ब्रांच्ड है, जो पहले दो थी वो अनब्रांच्ड थी, ये ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट होगी। जो एक तो सारी मसल्स हैं वो आपस में अटैच है, मतलब उसमें ब्रांचिंग्स प्रेजेंट है। और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। बीच बीच में प्रेजेंट होंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये दो मसल फाइबर मतलब बिटवीन, ये इंटर कैलेटेड डिस्क है, ये बिटवीन मसल फाइबर्स हो गए। और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे बीच बीच में। मैम हेलो, हाँ, हेलो, होगा क्या आवाज कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम, इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या काम होगा इसमें? वो बेसिकली आपके वो डिवाइड ही कर रहे हैं, मैं बताती हूँ आगे।
इसका कोई एग्जैक्ट ऐसे फंक्शन नहीं होता इंटरकैलेटरल डिस्क का, ये बेसिकली ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट होती हैं, तो वो एक तरह डिस्क की तरह हमें दिखाई देती हैं। ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना कार्डियक मसल्स का सेक्शन, तो एक ऐसे ट्रांसवर्स लाइन जैसे प्रेजेंट होती है दो मसल फाइबर के बीच में, तो ऐसे कहते हैं मतलब ये मसल फाइबर को डिवाइड कर रही है। भी एक मसल फाइबर ये है, एक मसल फाइबर ये है, इसको डिवाइड करने का काम इंटरकैलेटरल डिस्क कर रही है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे कोई फंक्शन नहीं है इसका स्पेसिफिक, बस एक स्ट्रक्चर को, एक लाइन को नाम दे दिया। जैसे मैंने वो मायोफाइब्रिल बताया था, जो बैंड्स हैं, जो वो भी लाइनिंग ही है एक तरह की। वो जो लाइन दिखता है उसको एक नाम दे दिया, जो अलग से लाइन दिखती है उसको नाम दे दिया, जेड बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ऐसे करके। ऐसे इधर जो ट्रांसवर्स लाइंस थी, इसको इंटरकैलेटरल डिस्क नाम दे दिया। ऐसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे नेमिंग है इसकी। ओके मैम। तो अभी ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इनके ब्रांचेस, इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट है, मतलब जो मसल फाइबर्स है वो आपस में कनेक्टेड है। और ये कहाँ कहाँ क्या, वही हार्ट में भी क्या, वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, सारे पूरे हार्ट में प्रेजेंट है। और पल्मोनरी वेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं थोड़े थोड़े। पल्मोनरी वेन क्या है, जैसे अपना ये हार्ट है, ठीक है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आप 10th में पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। तो जो अभी जो सिस्टम से ब्लड यहाँ पे आता है, तो और ब्लड फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो लंग्स की तरफ जाता है, ताकि वो प्योरीफाई हो सके। यहाँ पे लंग्स हैं, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना जो गया, ये लंग से ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर लंग्स यहाँ पे भेजते हैं राइट एट्रियम में। जो यहाँ पे भेज रही है जो वेन, वो है पल्मोनरी वेन। तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जो कार्डियक मसल है पल्मोनरी वेन में भी प्रेजेंट होती है। और जो ये वाला ब्लड, ये कौन लेके आता है, ये सुपीरियर वेना केवा लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो कार्डियक मसल्स है, ये सुपीरियर वेना कावा में भी प्रेजेंट होती है। तो इसका इसका क्या फंक्शन हुआ, मसल का फंक्शन वही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। फिर अभी है कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में तो नहीं कोई डाउट है अभी? हेलो, नो मैम, कोई डाउट नहीं। अगर नो तो मैम, पूछ, कोई डाउट नहीं। ठीक है। अभी है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत सारे कंपोनेंट से बने, फाइबर्स, सेल्स और इंटरसेल और ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब मैट्रिक। ठीक है, फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स आ गए, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलिन फाइबर्स। और सेल्स कौन कौन सी हैं, और जो कोलाजन फाइबर है वो बेसिकली क्या है,
चल मैं बाद में बताती हूँ, नाम पहले देख ले। सेल्स क्या है, कौन कौन से हैं? 6 सेल्स होते हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, एडिपोज सेल, प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट। जो आपका ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये आपका मैट्रिक्स मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सिक्रीट करता है। जितने ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या है, ये इसका हर ऑर्गन में अलग अलग नाम है, जैसे कफर सेल्स बोलते हैं अगर ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे सॉरी, लीवर में प्रेजेंट होते हैं तो कफर सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे हर जगह पे अलग अलग काम है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड डेड बेरीज है, जो भी हैं, जैसे सेल मर गया, सेल डेड हो गया, तो उसको उसकी फैगोसाइटोसिस कराता है, मतलब उसको ये खा जाता है, उसकी फैगोसाइटोसिस कराता है। बेसिकली क्लीनिंग का फंक्शन है इसका। जो मास्ट सेल्स हैं, ये आपका हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, हेपरिन भी रिलीज करते हैं कभी कभी। हम्म हम्म हिस्टामिन, हेपरिन। ये हिस्टामिन क्या है, ये एलर्जिक है। हम कहते हैं ना ये हमें इस चीज की एलर्जी है टाइप का, तो तब हमारा हिस्टामिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर हिस्टामिन इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अपने जो वो है सारे एलर्जिक रिएक्शंस हम बोलते हैं ना, वे खारिश, रैशेस वगैरह वैसे वाले टाइप हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये इन्फ्लामेशन वगैरह करवाता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। और हेपेरिन क्या है, ये आपका एंटीकोआगुलेंट है। एंटीकोआगुलेंट मतलब देखो, जो जब भी देखो तुमने देखा हमारे इंजरी होते हैं, ब्लड बाहर आता है तो वो क्लॉट बन जाता है, ठीक है। अपने ब्लड जो अंदर है, अब वेन्स में, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, वो क्लॉट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हेपेरिन प्रेजेंट है। ये एंटीकोआगुलेशन का काम करता है, वो अपने ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। फिर आके एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट सेल। एडिपोज सेल मतलब ये फैट सेल है। ये 2 तरह के होते हैं, ब्राउन फैट और वाइट फैट। इतनी डिटेल नहीं, अगर मतलब चल मैं बता देती हूँ। जो ब्राउन फैट है, ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू वाइट फैट। वाइट फैट में क्या होता है, बेसिकली ये आपका एडिपोज टिश्यू जब आएगा ना, तब तब बताऊंगी। तब बताती हूँ सारा, ये ब्राउन और वाइट फैट का सारा। ये एडिपोज सेल्स हो गए। और आपके जो ये लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स हैं, ये इम्यूनिटी के लिए हैं, ये इम्यूनिटी बनाते हैं। और अभी आगे फाइबर्स, कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स। जो कोलाजन फाइबर्स हैं वो कोलाजन प्रोटीन से बने होते हैं। जो इलास्टिक है वो इलास्टिन से, और जो रेटिकुलर रेटिकुलर फाइबर्स है वो रेटिकुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। जब हम कोलाजन फाइबर्स को बॉयल करते हैं तो ये जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, बट इलास्टिक फाइबर्स नहीं कन्वर्ट होते। ऑन बॉइलिंग इनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और कोलेजन फाइबर थोड़े थिक होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतनी इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। पर जो इलास्टिक फाइबर्स है, इलास्टिक से ही पता लग रहा है, उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और जो, हाँ, ये बॉयल होने पे क्या होता है? ये मतलब बॉयल होके, मतलब एक तरह का ये केमिकल चेंज है इसका। फिर वो कोलेजन जो प्रोटीन है वो जेलेटिन में बन जाता है, बस इतना बेसिकली है बस। वो डिफरेंस के लिए है। अभी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर में डिफरेंस कैसे बनाएंगे वगैरह, उसको बॉयल करेंगे दोनों फाइबर्स को, तो जो जेलेटिन में कन्वर्ट हो गया वो कोलेजन है, जो नहीं हुआ वो इलास्टिक है, ठीक है। ओके मैम। अभी जो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये 5 टाइप का है।
एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू। ये दोनों स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये बाकी 3 जनरल कनेक्टिव टिश्यू है। अभी जो एरियोलर है वो क्या है, ये मतलब बहुत ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। द कनेक्टिव टिश्यू का जो बेसिक फंक्शन है कनेक्शन, 2 चीजों को जोड़ना। ये जो ये वाला कनेक्टिव टिश्यू है ये भी 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, या फिर एक स्ट्रक्चर को बांध के रखना, ये है एक बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का काम। जैसे जो ब्लड, जो वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, अपना ब्लड आता है, ये दो ये सभी ऑर्गन्स में कनेक्शन का काम कर रहा है ना। एक ब्लड से, जैसे लंग से आया, हार्ट में गया, जो ब्लड है सभी जगह सर्कुलेट कर रहा है, तो कनेक्ट कर रहा है सभी को एक दूसरे से, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हुआ। जैसे जो आपका ये स्केलेटल टिश्यू है, इसमें आपके बोन और लिगामेंट आ रहे हैं, बोन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, ये 4 चीजें आती हैं स्केलेटल में। ठीक है, बोन भी आपका कनेक्शन का काम कर रहा है, मतलब बोन के ऊपर आपके मसल्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से आपका पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। और टेंडन क्या करता है, बोन से जोड़, बोन को मसल्स से जोड़ रहा है, और लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ रहा है, मतलब हर चीज का कनेक्शन कर रहा है। जो एरियोलर टिश्यू है ये बेसिकली जैसे बोन, जैसे एक बोन की हम बात कर लें तो उस बोन क्या होते हैं, उस बोन पेरियोस्टियम होता है। ठीक है, उसके पेरियोस्टियम पे बाहर 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 प्रेजेंट होती है बोन पेरियोस्टियम, मतलब अगर उसका हम बोन का कट सेक्शन कर रहे हैं, ये बोन है, इसको ऐसे काट दिया, तो जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की है। ठीक है, क्यों इसको हमने कनेक्टिव टिश्यू बोला, क्योंकि इसके ऊपर मसल्स हैं और बोन के ऊपर, तो ये बोन और मसल को जोड़ के रख रहे हैं ना, मतलब उसके बीच में प्रेजेंट है ना, तो एक तरह का कनेक्शन है, तो इसलिए एरियोलर इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह प्रेजेंट है। और इसमें कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसमें इलास्टिसिटी इतनी नहीं होती है, इलास्टिक भी होते हैं पर कोलेजन ज्यादा होते हैं। और इसमें सेल्स कौन कौन से हैं, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रो, जो मैंने 6 बताए थे उसमें से माइक्रोफेज, वो वाले सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें। और ये स्किन को मसल के साथ फिक्स करके रखता है, बोन को मसल के साथ, बेसिकली मसल को फिक्स करके रख रहा है अपनी जगह पे, भी ऐसे हिले ना, कनेक्शन रख रहा है। ब्लड वेसल्स को नर्व्स के साथ फिक्स, मतलब ये हर वो जंक्शंस पे प्रेजेंट है जहाँ पे हमें फिक्सेशन की जरूरत है, इसीलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और अभी आ गया आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी वही है, डेंसली पैक्ड फाइबर्स। इसमें इसमें डेंस क्यों बोला हमने, जो इसमें कोलेजन फाइबर्स वगैरह है वो ज्यादा है। कोलेजन फाइबर ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे, इलास्टिसिटी इतनी नहीं है, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, अगर उसमें कोलेजन ज्यादा है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मैम कनेक्टिव टिश्यू के ये फाइबर, सेल और ग्राउंड सब्सटेंस बताए थे, ये क्या थे? क्या, कौन से?
तीन पार्ट्स नहीं बताए थे, फाइबर, सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर में कोलेजन। कंपोनेंट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं वो, मतलब वो क्या क्या कंटेन करता है। देख मैंने क्या बोला था, टिश्यू है, उसमें बहुत सारे वो सेल्स का कॉम्बिनेशन है ना, जब वो साथ हो जाता है तो एक टिश्यू बन जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें हैं, तो वो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, और जो मैट्रिक्स है, उस तीनों को मिला के हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। वो अभी तीनों की जो रेशियो है हर में डिफरेंट होती है, जैसे एरियोलर, डेंस, एडिपोज और स्केलेटल, वेस्कुलर, ये 5 बताए थे ना। तो जो एरियोलर है उसमें इसको एरियोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लूज है, इतना टाइट नहीं है, मतलब उसमें जो फाइबर्स वगैरह है वो कम है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, स्पेसिस ज्यादा है, तो एरियोलर, एरिया, एयर प्रेजेंट है, मतलब एयर के मतलब उससे वो की है, रिलेट की है भी, खाली स्पेसिस प्रेजेंट है तो एरियोलर बोल देते हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें काफी फाइबर्स प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर्स है, जैसे ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं फाइबर्स, और सेल्स ये पूरे सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। तो डेंस में कोलाजन फाइबर्स ज्यादा है, इलास्टिक फाइबर्स भी ज्यादा होते हैं किसी किसी में, जैसे अगर कोलेजन ज्यादा हो गया तो उसको हम टेंडन बोल देंगे, अगर इलास्टिक ज्यादा है तो उसको लिगामेंट बोल देंगे। ये जो ये डेंस रेगुलर टिश्यू में भी ना, अगर तुम 11th में जब पढ़ोगे काफी टाइप्स आ जाती है। एक पूरा सिमेट्रिकली अरेंज होता है कि अनसिमेट्रिकली, हम तो यहाँ पे डेंसली पैक्ड रेगुलर अरेंज्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेंस में नहीं तो इर्रेगुलर, रेगुलर, ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर में आगे टेंडन और ये लिगामेंट आते हैं, बट तुम्हारे लेवल तक तो टेंडन और लिगामेंट ही काफी है डेंस में। इसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं तो तभी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो एरियोलर है वो बस एक तरह का कनेक्शन रख रहा है, उसमें एयर्स प्रेजेंट, वो बेसिकली उसको पैक करके रख रहा है ताकि वो जो चीज है वो वहां से हिले ना, जैसे मसल और बोन का, या फिर स्किन का मसल के साथ, ब्लड वेसल्स में भी है मसल्स के साथ, तो ये बेसिकली कनेक्शन करके रख रहा है। और डेंस में हमने स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करनी है, जैसे जो टेंडन है वो बोन और मसल को जोड़ता है, और लिगामेंट है वो बोन टू बोन जोड़ता है। ये कैसे याद रखोगे, BLB करके, बल्ब, बल्ब मैम और बीबीएल करके कर सकते हैं याद, बीबीएल। हाँ बल्ब रख लो, नहीं तो बल्ब, BLB, बोन, लिगामेंट, बोन, हाँ ठीक है। तो ये लिगामेंट, बोन टू बोन, अभी हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इस दोनों में लिगामेंट प्रेजेंट है ये, ठीक है। अगर ये इसमें स्ट्रेंथ, हाँ, अगर ये स्ट्रेंथ इसमें कम होगा तो ये जल्दी टूट जाएगा। फिर अपनी मूवमेंट्स वैसे नहीं हो पाएंगी जॉइंट्स की जैसे वो रेगुलर होते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तो इसीलिए इसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं, फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वाइट फाइबर वो भी होते हैं, बट इलास्टिक इसमें ज्यादा होते हैं। वाइट मतलब कोलेजन, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि हमें इलास्टिसिटी भी चाहिए ना, मूवमेंट चाहिए हमें बेसिकली उस जॉइंट का। पर जब टेंडन और टेंडन की बारी आती है, वो बोन और मसल को जोड़ रहा है, तो इसमें हमें इतनी मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, और चाहिए भी मसल वहीं पे रहे, ऐसे हिल ना जाए। तो उसीलिए ये टेंडन और बोन को जोड़ता है, जैसे बोन है ये, जैसे ये बोन है, अब ये ऊपर से कोई मसल आई, चलिए यहीं पे बना देते हैं, ऊपर से कोई मसल आई ऐसे, तो भी इन दोनों को तो एरियोलर टिश्यू ने जोड़ लिया, जो इन दोनों की स्पेस है उसको एरियोलर, पर वो इसको तो किसी के साथ जुड़ना है ना, तो ये बोन के साथ कैसे जुड़ेगा, टेंडन के थ्रू,
जो इन दोनों की बीच वाली स्पेस है वो तो एरियोलर टिश्यू ने कवर कर दी, बट ये इसको एक फिक्सेशन तो चाहिए ना, फिक्स पॉइंट चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? टेंडन प्रोवाइड करता है। ऐसे मसल आती है कोई भी और ऐसे होली होली करके ऐसे नीचे को बोन के साथ अटैच हो जाती है। इसके अगर रियल फोटोज देखोगे तो अच्छी है। ये दो तरह के आपके वो टेंडन और लिगामेंट, ये डेंस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आगे आपका एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में बेसिकली फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल्स, ठीक है। ये स्टोरेज का काम करता है, फैट स्टोरेज का। अभी जैसे कैमल में हम्प है, हम्प होता है ना, उसमें यही टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू। इसीलिए वो एक बार में खा लेते हैं तो वहां पे स्टोरेज करके रखते हैं। जो वेल का बल्बार है उसमें सभी में वो एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो हाइबरनेशन पे जाते हैं, जो इतने कोल्ड जगह पे रहते हैं जो एनिमल्स, उनमें भी एडिपोज टिश्यू होता है। उसमें एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है? हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। हम कहते हैं ना मोटे लोगों को कम ठंड लगती है एज कम्पेयर टू पतले, तो वो एडिपोज टिश्यू की वजह से। जो रोडेंट्स वगैरह हैं जो रहते हैं हाई आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स पे रहते हैं, तो उस पे उनमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है जो हीट का लॉस प्रिवेंट करता है। तो इसके क्या क्या फंक्शन हुए? एक तो फैट स्टोरेज हुआ, एक इंसुलेट बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस, ठीक है। ठीक है, और एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन, शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन है। मतलब ये शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन क्यों बोला है? जो ये है इन बैकबोन, उस पे वर्टिब्रास प्रेजेंट है, ऐसे 32 वर्टिब्रास है ना, ठीक है। इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में क्या है? एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, अभी एकदम आपको अगर कोई झटका सा लगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये हिलने नहीं देता आपकी इसको, तो ये शॉक एब्जॉर्बर हो गया। जो ये इसको इंटरवर्टिबुलर डिस्क है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो इसके 3 फंक्शन हो गए एडिपोज के। फैट स्टोरेज, ये फैट स्टोरेज का कब काम आता है? जब हम हंगरी फील कर रहे होंगे, तब जो एनर्जी है पहले तो कार्बोहाइड्रेट से जाती है, फिर प्रोटीन, फिर फैट यूज होता है अपनी बॉडी का। अगर जब फैट भी खत्म हो जाए तो प्रोटीन यूज होता है, ठीक है। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तब मतलब बंदा उस पे है, एंड पॉइंट पे। तो और सेकंड फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्बर, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क करती है, और एक है प्रिवेंट हीट लॉस। ये 3 फंक्शन हो गए इसके। इसका एग्जांपल वो हम्प, कैमल का हम्प हो गया, या फिर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्पेसिस हो गई, या फिर उसमें रोडेंट्स में हो गया। वैसे ये 2 तरह का होता है एडिपोज टिश्यू। मैंने स्टार्टिंग पहले बताया था एडिपोज सेल्स के टाइप पे, ब्राउन फैट और वाइट फैट। ब्राउन फैट में क्या होगा? जैसे एक सेल है, ये वाइट फैट है, जो फैट है वाइट में बीच में से प्रेजेंट होगा। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा, पेरिफेरी पे रह गया, देखो पेरिफेरल ही रह गया। जो सारी ऑर्गेनेलिज्म पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर साइटोप्लाज्म कम है तो इसमें जो ऑर्गेनेलिज होंगी वो भी कम होंगी। ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया आता है आपका एक,
जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होगा। तो जो ये वाला फैट है, वाइट फैट, ये मतलब बेसिकली आपको ओबिसिटी देता है, कोई काम का नहीं है। जो ब्राउन फैट है वो क्या है, जैसे उसका बीच में न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस साइड में चला गया, और ऐसे लोब्यूल्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं फैट। साइटोप्लाज्म उतना ही है, कोई डिक्रीज नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रियाज भी उतने ही हैं, और एनर्जी अच्छी खासी मिलेगी। ये वाला ब्राउन फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर किसी के अंदर मतलब ब्राउन फैट है तो मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है। फिर आगे आपका स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में वही आपके कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज एंड बोन। ये जो कार्टिलेज है थोड़ा सॉफ्ट होता है, और जो बोन है थोड़ी हार्ड होती है। और ये अगर हम इसकी वो बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो कार्टिलेज है इसकी आउटर कवरिंग क्या होगी, पेरिकॉन्ड्रियम, इसको कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रिया। इसका जो जैसे मसल को हम सार्को बोल रहे हैं, तो कार्टिलेज का वर्ड क्या है, कॉन्ड्रिया, और बोन का है ऑस्टियो। ठीक है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो क्या होगी, पेरिकॉन्ड्रियम। ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज सेल्स। कॉन्ड्रो कार्टिलेज, साइट सेल, कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब जो कॉन्ड्रोसाइट, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, जो कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन करे। और अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो लैकुना में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका एक घर होता है। ये अकेले अकेले नहीं प्रेजेंट होते, ये 3-4 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, 4-4 भी हो सकते हैं, मतलब 2 to 4 होंगे एक लैकुना के अंदर। लैकुना तुम लगा लो, घर लगा लो इनका। तो ये 2 से 4 सेल्स एक में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इधर ये बोन की बात करें, इसका आउटर कवरिंग क्या हुआ, जैसे इसका पेरिकॉन्ड्रियम था, इसका ओस्टियम, पेरिओस्टियम। ठीक है, इसमें ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। जैसे इसका फीचर लैकुना है, इसका फीचर है हर्वेशियन सिस्टम। इसमें हर्वेशियन सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसमें लैकुना नहीं होते। ठीक है, ये अकेले अकेले ही ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये कोई ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते। अब हर्वेशियन सिस्टम क्या है, ये जैसे अगर बोन देखे तो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखे तो जो अगर हम पहले बाहर से देखें तो ये 3 उसमें डिवाइडेड है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस। जो मेटाफाइसिस है, इसमें एपिफाइसियल प्लेट होती है जो ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, जब बोन का एक पर्टिकुलर लेवल तक ग्रोथ हो जाता है तो ये वाली प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए अपनी हाइट एक पर्टिकुलर एज पे आके रुक जाती है। जब तक ये प्लेट है तब तक तुम्हारी बोन ग्रो कर रही है और तुम्हारी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, जब ये प्लेट डिस्ट्रॉय हो गई, हाइट रुक गई। जो डायाफाइसिस है, इसके बीच में होता है बोन मैरो। या
और जो एपिफाइसिस है ये क्या करते हैं, यहाँ पे वो इस आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स एपिफाइसिस में। अभी हम जब इसको काटते हैं, कट सेक्शन करते हैं और उसके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो पहले देखो बोन मैरो दिखेगा, बोन मैरो है। तुम खुद सोचो, ऐसे तुमने काटा तो कैसे देखोगे? पहले बोन मैरो, फिर उसके आसपास कैसे होगा, पेरियोस्टियम, और उसके आसपास कैसे होंगे, बीच में ये कैनाल्स होती हैं, ठीक है। और इसके आसपास ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ये सारे जो ओस्टियोसाइट्स है वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, सरकमफ्रेंशियल भी प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब हेवर्शियन सिस्टम है जो आपका, वो 3 चीजों से बना। एक तो जो आपका एक बीच में ये है, एक तो ऐसे बना, ये ओस्टियोसाइट से रेंज है ऐसे, ठीक है। एक सरकमफ्रेंशियल बना, एक ओस्टियोसाइट ऐसे अरेंज है, एक दो इसमें से ऐसे अरेंज है, ये लैमिलार, ये सरकमफ्रेंशियल, सरकमफ्रेंशियल, ये सभी मिलके हेवर्शियन सिस्टम बनाते हैं और बीच में होती है हेवर्शियन कैनाल। और 2 हेवर्शियन कैनाल को कौन जोड़ता है? वॉकमैन कैनाल। ठीक है, ये आपके बोन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कार्टिलेज में लैकुना और इसमें हेवर्शियन सिस्टम। इसमें लैकुना नहीं प्रेजेंट होते, ये अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मतलब बोन्स तो आपको पता ही है, सारी बोन्स कौन कौन से 206 बोन्स है अपनी। ह्यूमरल, आर्म की बोन्स, लेग्स की, हिप बोन, स्कल, ये सारी बोन्स। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ है? पिन ऑफ द ईयर, जहाँ पे आपका सॉफ्ट है, मतलब जिसको आप मतलब कंप्रेस कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। उसका टिप ऑफ द नोज पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो अभी नोज है, उसके 2 एक्सटर्नल नेरिस हैं, उसके बीच में जो नेजल सेप्टम है, ये नोज है ना, जो ये नेजल सेप्टम है, ये भी कार्टिलेज है। नेजल सेप्टम कार्टिलेज, हाँ। पिना मतलब ईयर हो गया, नोज का टिप हो गया, नेजल सेप्टम हो गया, ये सभी ये कार्टिलेज है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज। और बोन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करती है बोन। बोन से जॉइंट्स बनते हैं, जॉइंट से मूवमेंट्स होती हैं। अभी लास्ट है वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू। मैम लेकोना नहीं समझ आया क्या होता है। लैक्यूना बेसिकली वो, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बोन में जो सेल्स हैं वो एक एक करके प्रेजेंट है ना, अकेले अकेले प्रेजेंट है। जो लैकुना में क्या होगा, एक तरह का एक कवरिंग टाइप बन जाएगी 4 सेल्स के, एक घर टाइप बन गया उसका, जिसमें 4 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होंगे। वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसका, कार्टिलेज का। समझा? देखो यस मैम। ऐसे है, ये पास पास है 2-4 सेल्स, ठीक है। इसके आसपास ऐसे कवरिंग सा बन गया, बस इसको एक नेम दे दे, लैकुना। और जो बोन में क्या है, ये अकेले अकेले प्रेजेंट है, ये पास आती ही नहीं है, ये दूर दूर है। इसमें ये पास पास प्रेजेंट है, तो इसको लैकुना बोल देते हैं। ऐसे कह देते हैं घर टाइप बन गया। उनका भी, जिसमें 2 to 4 सेल्स प्रेजेंट होंगे, 1 से ज्यादा तो होगा ही ना। ये बोन में क्या है, ये अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं। समझे? सुना इसका हम्म कार्टिलेज सेल का फंक्शन है लेकोना।
ना फंक्शन नहीं है, बस उसका एक तरह का डिफरेंशियल फीचर है बोन से। अगर तुम उसके दोनों के स्ट्रक्चर देखते हो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो पहले पहले पेरिकॉन्ड्रियम दिखता है, फिर उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स दिखते हैं, फिर लैक्यूनास दिखते हैं, मतलब पास पास दिखेंगे। उसका फंक्शन तो नहीं है, मतलब एक तरह का उसका उसको डिफरेंशियल फीचर है बोन से। जैसे उसमें बोन में हैवर्शियन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, उसका अरेंजमेंट है ना बोन का भी, जैसे बीच में हैवर्शियन कैनाल है और साइड में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है ना। ओके मैम। एक तरह का ये इसका ही अरेंजमेंट है कॉन्ड्रोसाइट्स का, मतलब कार्टिलेज का ये अरेंजमेंट है। अभी कार्टिलेज जो टिश्यू है उसमें सेल्स कैसे अरेंज्ड है आपके। ओके मैम। अभी आगे वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है आपका, मतलब ब्लड और लिम्फ। ब्लड में क्या आ गया, ब्लड प्लाज्मा और सेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा हो गया, मतलब अगर तुम सारे सेल्स को निकाल दो तो उसके बाद जो ये 55% बनाता है, 45% बनाता है। सारे सेल्स को निकाल दो, उसके बाद जो चीज बचेगी वो ब्लड प्लाज्मा होती है। ये येलो कलर का सोल्यूशन सा होता है, थोड़ा पेल स्ट्रॉ कलर का। ठीक है, इसमें अगर इसकी हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो 90% वाटर होगा, 10% इसमें कोई ऐसे प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स का ही वो हो गया फॉर्म। तो ऐसी चीजें प्रेजेंट होंगी, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो सेल्स हैं कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देते हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम इसका वो नाम देखें, साइंटिफिक नेम टाइप, तो रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसको डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अभी जो आरबीसीज हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। जैसे जैसे वो मैच्योर होते रहते हैं उसका न्यूक्लियस रिड्यूस होता रहता है, तो ये इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट। बाकी में प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होता है और डब्ल्यूबीसीज में भी प्रेजेंट होता है। आरबीसीज एक ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनता है, which of the following cell don't have the nucleus। ठीक है, जो आरबीसी है मैम आपका माइक क्लोज हो गया। कहाँ से नहीं सुनना। आरबीसी से मैम, जब आपने शुरू किया था। आरबीसीज हैं जो स्मॉल सर्कुलर और बाइकनकेव होते हैं, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये शेप मतलब ऐसे वाली शेप का, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड कलर होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैसे, मतलब वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन है, हम कहते हैं ना ये आरबीसीज ही ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस का। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है आरबीसीज का, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। अभी वो मैंने बताया था ना, ये ट्रेकिया है, ये लंग्स थे, ठीक है। इसमें नीचे एल्वोलाइज प्रेजेंट होती हैं जब वॉल्यूल डिवाइड होता है। ये ब्लड वेसल्स है, जो ये वाली ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो डिफ्यूजन होगा गैसेस का। ऑक्सीजन उधर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा। तो इसको ऑक्सीजन को यहाँ तक लेके कौन आया? आरबीसी लेके आया। कहा कैसे? हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड हो गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आया? तो आरबीसी लेके आए। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के वक्त जब देखा तो ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होके लंग्स की तरफ चला जाएगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ये ऑर्गन्स की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई करेगा। फिर वहां पे भी ऐसे हीमोग्लोबिन से ही वो डिस्कनेक्ट होगा, मतलब उसके साथ पहले अटैचमेंट होगी। जैसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, पहले ये टूटेंगे, फिर ये रिलीज होगा। जो ऑर्गन में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो हीमोग्लोबिन के साथ बनेगा। ये पूरा डिटेल में आप 10th में पढ़ोगे। तो ये जो ये ट्रांसपोर्ट का ऑफ गैसेस हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? आरबीसीज में। तो आरबीसीज का क्या फंक्शन हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका था? एपिथेलियम का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किसका है? आरबीसीज का। ठीक है। और जो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये दो तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और ए ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स का क्या मतलब हुआ? उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट, ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ये भी आप डिटेल में 11th में पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? ये पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं। और जो ये है बेसोफिल्स हैं, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ठीक है। जैसे मास्ट सेल रिलीज करते थे ना, ये भी हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करते हैं। और जो इओसिनोफिल्स हैं, ये एलर्जिक हैं, ये एलर्जिक कंडीशंस पे इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मतलब हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, जब हमने ब्लड का हम करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं कौन सा सेल कितना है, ये वाला। अगर उसमें इओसिनोफिल्स ज्यादा होते हैं मतलब उस बंदे को एलर्जी है किसी चीज से, इसीलिए इओसिनोफिल्स ज्यादा हुए हैं। जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे तो बैक्टीरिया को मार के इनगल्फ कर रहे हैं, तो इसीलिए इम्यूनिटी इसका फंक्शन है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर लास्ट है लिम्फ। लिम्फ कुछ नहीं है, ब्लड ही है। बस जब ऐसे ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है तो कुछ कुछ पोर्शन हेलो मैम, प्लेटलेट्स रह गया। क्या रह? सॉरी सॉरी प्लेट सॉरी 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 हाँ, प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है वो इर्रेगुलर शेप पे होते हैं। ठीक है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो इसका एंड ये जाइंट सेल्स बनाते हैं। ये फ्रेगमेंट्स, जाइंट सेल छोड़ो, नॉन न्यूक्लिएटेड होगी, इरेगुलर शेप होगा। कोई भी शेप ऐसे ऐसे शेप के होते हैं। ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। जो कोआगुलेशन वो है, कोआगुलेशन सिस्टम है, मतलब जो उसमें क्या होता है,
फिब्रिनोजिक सिस्टम एंड एंटी फिब्रिनोजिक, मतलब कि आपकी कोआगुलेशन एक करवाता है, एक रोकता है। अगर अपने बॉडी में कोआगुलेशन होने लग जाएगी तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, है ना। अगर ब्लड, इसीलिए एंटी कोआगुलेंट अपना हेपेरिन है जो ब्लड की कोआगुलेशन को रोकता है। अगर तुम सोचो, अगर अपने इंजरी हुई, वहां पे भी ना कोआगुलेशन हुआ तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, मतलब ब्लड बाहर निकलता रहेगा और अपना ब्लड कम हो जाएगा, तो वहां पे कोआगुलेशन जरूरी है। तो वहां पे कोआगुलेशन प्लेटलेट्स करवाते हैं, ठीक है। जो वो ब्लड वेसल, मान लो यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे सेल्स गायब हो गए, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आके पहले प्लेटलेट वो प्लग बनाएंगे, प्लेटलेट प्लग, और ब्लड को बाहर निकलने से रोकेंगे। और जो ब्लड बाहर निकल चुका है वो कोआगुलेशन बन के फिब्रिन वो बन जाएगा। आप कहते हैं ना वो जो ब्राउन सा पैच सा बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट्स का जो कलेक्शन है, प्लेटलेट प्लग बन जाता है, वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ये प्लेटलेट का फंक्शन, कोआगुलेशन सिस्टम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और लास्ट है लिम्फ। लिम्फ सिर्फ लिम्फ कुछ है नहीं, ऐसे ब्लड ही है, जैसे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो वो ऊज आउट, बाहर को निकलता है, निकल जाता है। कुछ कुछ पोर्शन जो उसके फेनिस्ट्रास होते हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसके, उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम सेल है ना, मैंने अंदर बताया था, तो उसके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती है, उसको हम फेनिस्ट्रास बोलते हैं, मतलब स्पेसेस। तो उससे कुछ कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं। कैसे, कौन कौन सी चीजें? प्लाज्मा और WBC। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं। समझ आया? यस मैम। और फिर लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या क्या था उसमें? जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू में सार्कोमियर था ना फंक्शनल यूनिट, नर्वस टिश्यू में होता है न्यूरॉन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसकी रीजेनरेशन पावर बहुत कम होती है, तो अगर ये एक बार ये डैमेज हो जाए न्यूरॉन्स तो वहां पे सेंसेशन चला जाता है, तो वहां पे रीजेनरेशन नहीं होगा। ये बेसिकली क्या, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो ये ऐसे होता है, ऊपर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर टर्मिनल पे ऐसे बॉडी, यहाँ पे सिनेप्टिक, यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे और न्यूक्लियस और नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नीजल ग्रैन्यूल्स, ये डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, यहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये श्वान सेल, ये साइनेप्टिक वेसल, वेसिकल, ठीक है। मतलब ये आपका बेसिकली सेंसेशंस को कैरी करते हैं। जैसे हमने एकदम किसी गर्म चीज को टच किया तो हमारा रिफ्लेक्सली हम ऊपर हाथ उठा लेते हैं, तो ये सब किसने किया? ये न्यूरॉन्स करते हैं। वहां से सेंसेशन, हॉट वाली सेंसेशंस लेके गए, हीट की सेंसेशंस लेके गए और अपने ब्रेन को पहुंचाया, और हमें इंस्ट्रक्शन दी कि आप ऊपर मतलब हाथ हटा लो अपना, ठीक है। तो ये काम है, ये नर्वस टिश्यू का काम है। ये नर्वस टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। काफी सारे न्यूरॉन बन के नर्व फाइबर्स बनाएंगे, नर्व फाइबर्स बन मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड इसका फंक्शन क्या है? थिंकिंग। देखो अपना ब्रेन में भी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ब्रेन एक बहुत अपने आप में वास्ट टॉपिक है, मतलब बहुत सारे उसमें, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलम वगैरह उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे सेरिब्रम का थिंकिंग वाला थिंकिंग है उसका फंक्शन। सेरिबेलम का क्या है? अपने पोस्चर को मेंटेन करना।
हम खड़े खड़े क्यों नहीं गिरते, हमारा एक पोस्चर मेंटेन रहता है, ठीक है, हम अपने आप को संभाल लेते हैं। वो सेरिबेलम है, पोन्स, अपने जो अपने सारे सिस्टम्स को भी यही कंट्रोल करता है। तो नर्वस टिश्यू का बेसिकली वो काम है, स्टिमुलस को एक लेना और उस स्टिमुलस पे एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके वो रिस्पॉन्स एक्ट करवाना, ये नर्वस टिश्यू का काम है। सारे टिश्यूज मतलब समझ में आए? यस मैम। कोई डाउट हो तो? अब मतलब एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर से। कौन सा कौन सा? स्ट्रेटिक मसल या स्केलेटन मसल नहीं है? अच्छा हाँ हाँ, उसमें स्ट्रेटेड, यस मैम। उसमें क्या नहीं समझ आया? बस ना बीच में से कट हो गई थी तो मैं वो सुना ही नहीं। अच्छा अच्छा, देखो जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, देखो जो स्ट्राइटेड मसल्स में मैंने बोला था 3 तरह के हैं ना, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। जो स्ट्राइटेड मसल्स, उसको स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। अभी जो आपके मसल वो है, जैसे एक एक कोई भी मसल ले लो, ये मसल लगा लो, मसल है जिसका हमने छोटा सा पार्ट लिया, ये किससे बना हुआ है? मसल बंडल्स से। ठीक है, ये मसल बंडल्स, हमने एक मसल बंडल ले लिया, एक मसल बंडल, और इस ये किससे बना हुआ है? बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स से। ये जो है इसमें ऐसे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। अभी अगर हम एक मायोफाइब्रिल को उठाएं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये ए बैंड है, जो डार्क बैंड है वो ए बैंड होता है। ये मैंने बताया था भी, इसमें जो ए बैंड है, आई बैंड, ए बैंड, ठीक है, ये डार्क और लाइट बैंड्स हैं। जो डार्क, ये आई बैंड, जो डार्क बैंड की मिड वाला पॉइंट है, मतलब ये एच जोन है, खाली पेस, उसके बीच में जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं एम बैंड। जो इसके बीच में है ये, इसको बोल देते हैं जेड बैंड, एम बैंड, और इसका बीच वाला जेड बैंड। ये बस बेसिकली ऐसे जो लाइंस हैं उसको उसके नेम दिए हुए हैं। जो 2 जेड बैंड के बीच वाला स्ट्रक्चर है वो है सार्कोमियर, और ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है मसल का। ठीक है, अभी ये इसका कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेसिकली सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सार्कोमियर मतलब 2 जो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस है, वो रिड्यूस होता है, स्पेस
बिटवीन जेड लाइन, जेड बैंड रिड्यूस्ड। कब? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। और रिलैक्सेशन के टाइम पे यही दो स्पेस इंक्रीज हो जाता है, जेड बैंड के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो सार्कोमेयर है वो फंक्शनल यूनिट है उसका मसल का। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी रिलैक्सेशन से मसल का रिलैक्सेशन है।